नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संस्कृत की एक महत्वपूर्ण अवधारणा उपसर्गाः। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे उपसर्ग की परिभाषा, संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग अर्थात उन उपसर्गों के नाम और विविध शब्द निर्माण में उपसर्गों की भूमिका। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं एनसीईआरटी की पुस्तक व्याकरण विधि के उपसर्ग वाले प्रकरण पर। तो ये षष्ठ अध्याय है उपसर्ग का और यहाँ उपसर्ग की परिभाषा लिखी है कि धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। इसको हम और विस्तार से समझते हैं कि जो शब्द धातु रूपों या धातुओं से निष्पन्न शब्दों के पूर्व में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा उनके अर्थ में कोई विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इन्हें शब्दांश नहीं कहा, शब्द कहा। इसलिए कहा क्योंकि जब ये उपसर्ग नहीं होते, मतलब धातुओं के पूर्व जब लगते हैं तब उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है, पर ये स्वतंत्र रूप से अव्ययों की कोटि में भी आते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं कि संस्कृत में मुख्य रूप से उपसर्ग कितने हैं और कौन से हैं। तो ये सूची है उपसर्गों की। मुख्य रूप से उपसर्गों की संख्या है 22। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप। यहाँ पर एक बात मुख्य रूप से पूर्व में ही बताना चाहती हूँ कि जितने भी उपसर्ग हैं वो अपने मूल रूप में जो हैं वैसे के वैसे धातुओं के साथ जुड़ते हैं। केवल एक उपसर्ग इसमें का ऐसा है आंग, जिसके ङ का लोप हो जाता है और केवल आ शेष बचता है और वह आ ही धातु रूपों या धातु से निष्पन्न शब्दों के साथ पूर्व में लगता है। उपसर्ग की परिभाषा और उसकी भूमिका के विषय में एक सुंदर कारिका मिलती है कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते विहाराहार संहार प्रहार परिहारवत। उपसर्गेण माने उपसर्ग के द्वारा, धात्वर्थो धातु अर्थ, धातु का अर्थ, बलात् माने बलपूर्वक, अन्यत्र नियते अन्यत्र ले जाया जाता है, माने अर्थ कुछ और होता है और कुछ दूसरा ही अर्थ उसका निकलने लगता है। और एक उदाहरण दिया कि विहार, आहार, संहार, प्रहार और परिहार के समान। अर्थात हारह इस शब्द में जब ये वि, आ, सम, प्र और परि आदि उपसर्ग लगते हैं तो उस हार शब्द के अर्थ को वो कहीं का कहीं ले जाते हैं। देखिए ये हारह शब्द है और इसमें अगर हम क्रमशः वि, आ, सम, प्र, परि और उप उपसर्ग लगाते हैं तो देखिए क्या शब्द बनते हैं। वि, विहारः, आ, आहारः, सम उपसर्ग लगाया तो संहारः, प्र उपसर्ग लगाया तो प्रहारः, परि लगाने पर परिहारः और उप लगाने पर उपहारः शब्द बनते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि हारः शब्द का अर्थ कुछ और था और ये उपसर्ग लगाने से प्रत्येक शब्द का अर्थ बदल गया, अन्यत्र चला गया। ये देखिए उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। यहां देखिए हार शब्द का अर्थ है माला, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है प्रहार, जिसका अर्थ होता है मारना, किसी पर चोट करना। इसी प्रकार जब हम इसमें आ उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बनता है आहारः, आहार जिसका अर्थ है भोजन।
इसी प्रकार यदि हार शब्द में हम सम उपसर्ग लगाते हैं तो उस सम के म को अनुस्वार हो जाता है और संहार शब्द बनता है। और संहार का अर्थ होता है नष्ट करना, मार डालना। ये सम के म को अनुस्वार कैसे हो गया? ये मोनुस्वार संधि से होता है। उस संधि का वीडियो मैं आई बटन पर लगा रही हूं, आप उसको देखकर इस संधि को अवश्य समझें। और आगे के शब्द देखते हैं। देखिए, परंतु इसी शब्द में जब वी उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बनता है विहारः। और विहार शब्द का अर्थ होता है घूमना फिरना। परि उपसर्ग से जुड़कर परिहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है परिहार करना, माने या तो त्यागना और या फिर सुधार करना। इसी प्रकार हमने एक और उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाया उप। उप उपसर्ग लगाकर यदि हार शब्द को हम लिखेंगे तो शब्द बनेगा उपहारः, जिसका अर्थ होता है भेंट देना। इस प्रकार हमने देखा कि एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। हाँ, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ये क्रिया के साथ ही लगते हैं। यद्यपि कुछ उपसर्ग जब अपने मूल रूप में होते हैं तो अव्यय कहलाते हैं और उन अव्ययों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। जैसे प्रति शब्द है, गृहम प्रति गच्छति, अपि शब्द है ना, तो वो अव्यय के रूप में इनका प्रयोग होता है, पर जो अन्य उपसर्ग हैं उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। अब आइए हम कुछ और शब्दों में विविध उपसर्ग जोड़कर कैसे अर्थ परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। जैसे हमारे सामने शब्द है कृति है। कृति का अर्थ होता है रचना, पर उसमें हमने अगर वी उपसर्ग लगाया तो शब्द बनता है विकृति। विकृति माने खराबी, विकार। आ उपसर्ग लगाया तो आकृति माने स्वरूप। सम उपसर्ग लगाया तो संस्कृति। संस्कृति माने सभ्यता या परिष्कार करना। प्र उपसर्ग लगाया तो प्रकृति। प्रकृति माने निसर्ग या स्वभाव। और प्रति उपसर्ग लगाया तो प्रतिकृति माने प्रतिरूप या आकार प्रकार की हूबहू वैसी ही वस्तु बने, उसको प्रतिकृति कहते हैं। और अनुकरण करके, नकल करके जब हम कोई काम करते हैं तो उसको कहते हैं अनुकृति, माने जो मूल वस्तु है उसकी नकल। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। शब्द है कारः। कारः माने करने वाला, जैसे चित्रकारः, कुंभकारः, स्वर्णकारः इत्यादि शब्द हम बनाते। तो इस कारः शब्द में जब हमने वी उपसर्ग लगाया तो शब्द बना विकारः। विकारः का मतलब है दोष। आकारः माने स्वरूप। संस्कारः माने परिमार्जन या शुद्धिकरण। प्रकारः माने भेद। अधिकारः माने हक। और उपकारः माने किसी की भलाई करना। अब यहाँ तो हमने शब्द में उपसर्ग लगाए और अनेक अर्थों वाले शब्द हमें मिल गए। अब हम एक उपसर्ग को अनेक शब्दों में लगाकर देखते हैं कि एक उपसर्ग से कितने शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। हम उदाहरण के लिए अभी 8-10 शब्द बनाएंगे किसी एक उपसर्ग को लेकर। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक उपसर्ग प्र, और इस प्र उपसर्ग को हम जैसे ही विविध शब्दों में जोड़ते जाएंगे तो नए नए शब्दों का निर्माण होता जाएगा और अर्थ परिवर्तन या अर्थ में वैशिष्ट्य भी आएगा। देखिए, प्र उपसर्ग को जब हमने काश में जोड़ा तो प्रकाश, प्रदेश, प्रकार। देखिए यहाँ पर मैं जितने भी शब्द मैंने लिए हैं उनके अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सारे शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में भी करते हैं। प्रसार, प्रमुख, प्रहार, प्रभार, प्रमाण, प्रवाह, प्रसाद। और भी देखिए दूसरी स्लाइड पर। प्रसिद्ध, प्रणाम, प्रलय, प्रभाव, प्रदीप, प्रणय, प्रवेश, प्रचार, प्रशंसा और प्रवीण आदि। देखिए, केवल एक प्र उपसर्ग का प्रयोग करके हमने नए लगभग 20 शब्द बनाए, और भी अनेक शब्द बन सकते हैं इस उपसर्ग के माध्यम से। तो
ये प्र उपसर्ग इन विविध शब्दों में लगा और शब्दों के अर्थ में या तो परिवर्तन हो गया या शब्दों के अर्थ में कुछ वैशिष्ट आ गया। उदाहरण के लिए देखिए, नाम का अर्थ होता है किसी का नाम, नेम, और उसमें प्र उपसर्ग लग गया तो शब्द बना प्रणाम। प्रणाम का मतलब होता है नमन, नमस्कार करना। इसी तरह दीप का मतलब होता है दिया, पर इसमें जब प्र उपसर्ग लगा तो प्रदीप का अर्थ हो गया जलता हुआ दिया। तो इस तरह से ये प्र उपसर्ग जो है विविध शब्दों में लगा और अनेक नए शब्दों का इसने निर्माण किया और नए नए अर्थ देने वाले नूतन शब्द बनाए। अब देखिए यहाँ पर नाम था, ये शब्द मूल शब्द था नाम, उसमें प्र उपसर्ग लगा, प्रनाम बनना चाहिए था, फिर न के स्थान पर न हो गया। तो ये न के स्थान पर न कब कब होता है उससे संबंधित भी दो वीडियोस बने हुए हैं। रसाभ्याम नोणः समान पदे र और श और रि के तुरंत बाद आने वाले न को ण हो जाता है, और भी कुछ अक्षरों के व्यवधान होने पर भी हो जाता है। आप उस वीडियो को अवश्य देखिए, मैं उसे भी यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ। चलिए उसी पुस्तक में देखिए, यहाँ कुछ उपसर्ग के प्रयोग से शब्द निर्माण किए गए हैं। उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम और एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोग, और उन शब्दों में से किसी एक पद का वाक्य में प्रयोग किया। हमने जैसा बताया कि उपसर्ग से धातु का अर्थ बदल जाता है। ये पहला उपसर्ग है प्र, ये प्रकृष्टता के अर्थ में, आगे, पहले, अधिक इत्यादि के अर्थ में होता है। प्रभवति, प्रकर्षः, प्रयत्न इत्यादि शब्द हैं। तो देखिए भवति का अर्थ होता है होता है, और प्रभवति माने उत्पन्न होता है या होती है। गंगा हिमालयात प्रभवति, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। परा उपसर्ग, पराजयते, पराभवति। सैनिकः शत्रून् पराजयते, सैनिक शत्रुओं को हराता है, पराजित करता है। देखिए जयते माने जीतता है, पराजयते माने पराजित करता है। अप उपसर्ग बुरे के अर्थ में, अलग के अर्थ में, दूर के अर्थ में होता है। अपहरति, अपकरोति। चौरः धनम अपहरति, हरति माने हरण करता, अपहरति माने अपहरण करता है, चुराता है। सम उपसर्ग अच्छे के अर्थ में, संस्करोत, संगच्छते, एक साथ पूर्णता के अर्थ में भी होता है। अध्यापक छात्रम संस्करोति, देखो करोति माने करता है और संस्करोति माने उसका संस्कार करता है, परिष्कृत करता है। अगला देखिए अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में। गच्छति माने जाता है, अनुगच्छति माने पीछे जाता है, करोति करता है, अनुकरोति माने अनुकरण करता है। शिष्य गुरुम अनुगच्छति, शिष्य गुरु के पीछे जाता है। इसी तरह अव का मतलब होता है नीचे या अव तिरस्कार के अर्थ में यह अव्यय होता है। तो रामः भवन्तम अवगच्छति, गच्छति माने जाता है, अवगच्छति माने समझता है। अवतरति, तरति, तरति माने तैरता है, अवतरति माने अवतार लेता है। इस अर्थ में भी इस अव उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब निस और निर, ये दो प्रत्यय हैं, ये बाहर या बिना के अर्थ में होते हैं। जैसे निर्मक्षिकम माने मक्षिका से रहित, पर निर्गच्छति माने निकलता है, गच्छति माने जाता है, निर्गच्छति माने निकलता है। देखिए प्राचार्य कार्यालयात निर्गच्छति, प्राचार्य कार्यालय से निकलते हैं। निराकरोति माने निराकरण करता है। ऐसा ही ये निस उपसर्ग भी है। निष्कारणम, ये बिना के अर्थ में, देखिए कारण के बिना। निस्सरति माने निकलता है। सर्पः बिलाद निस्सरति, सर्प बिल से निकलता है। ये दुस और दुर दो समानार्थी उपसर्ग हैं, और कठिन और बुरे इन दोनों अर्थ में इनका प्रयोग होता है। जैसे दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि माने बुरी बुद्धि, पर दुस्त्याज्य दुष्प्रयोजनम, दुस्त्याज्य माने कठिनाई से त्यागने योग्य, दुष्प्रयोजनम माने बुरा प्रयोजन। स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति, स्वभाव कठिनाई से त्यागने योग्य होता है। दुर्बोध्यः दुर्लभः,
दुर्बोध्य माने कठिनाई से जानने योग्य, दुर्लभ माने कठिनाई से प्राप्त होने योग्य, या दुर्बुद्धि माने बुरी बुद्धि, दुराचार माने बुरा आचरण। अयम गूढ़ विषय दुर्बोध्य अस्ति, यह गूढ़ विषय दुर्बोध्य है माने कठिनाई से समझने योग्य है। अगला देखिए, वी। वी उपसर्ग जो है वो विशेषता के अर्थ में भी होता है और कभी कभी बिल्कुल उल्टे अर्थ में भी होता है। जैसे योग माने जुड़ना, वियोग माने अलग होना। यहाँ पर विजयते, विहरति, विजयते धर्म सदा विजयते, धर्म हमेशा विजयी होता है। हरति माने छीनता है और विहरति माने विहार करता है। इसी तरह ये आंग उपसर्ग, इसके ng का लोप हो जाता है, शेष बचता है आ। इसका अर्थ है चारों तरफ या पर्यंत तक। आकंठम माने कंठ तक, आजीवनम माने जीवन पर्यंत। आकंठम जलम पीतम, आकंठ माने गले तक जल पी लिया। नी उपसर्ग है, निपतति निगदति। नी माने में या अंदर या इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। पुत्रः पितरम निगदति, पुत्र पिता से, निगदति माने कहता है, निपतति माने गिरता है। अधि, अधि उपसर्ग, देखिए दो शब्द यहां बने हैं अधि उपसर्ग के, अधिराजते और अधिशेते। अधि माने ऊपर, प्रधान या अधिक, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। विद्वान सर्वत्र अधिराजते, विद्वान सर्वत्र अधिराजित होता है माने सुशोभित होता है। अति, ये अति उपसर्ग जो है वो अधिक के अर्थ में, बहुत के अर्थ में या कभी कभी विपरीत अर्थ में भी होता है। अतिवाद अत्याचार, अतिवादो न कर्तव्य माने अत्यधिक वाद माने बहस, न कर्तव्य नहीं करनी चाहिए। अति आचार, अत्याचार, अत्याचार माने बुरा आचरण, न कर्तव्य नहीं करना चाहिए। सु, ये उपसर्ग अच्छे अर्थ में होता है, ठीक अर्थ में होता है। जैसे पुत्र माने बेटा, सुपुत्र माने अच्छा पुत्र, सुपुत्रेण सुशोभते, उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते, उद्यान में पुष्प सुशोभित होते हैं। अब है उत उपसर्ग, उत माने ऊपर के अर्थ में और यह कभी कभी बाहर के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। उड्डयते और उत्पतितः, उत्पतितः देखिए पतित माने गिरा हुआ और उत्पतित माने ऊपर गिरा हुआ माने उड़ा हुआ। पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अभि, अभि का मतलब होता है सामने, निकट। अभिगच्छति या अभिआगत, अभिआगत माने हमारे सामने आया हुआ माने अतिथि। अभ्यागतः सर्वैः सदा पूजनीयः, अतिथि सबके द्वारा हमेशा पूजनीय होता है। अब है प्रति उपसर्ग, प्रति का मतलब होता है और, तरफ या फिर वापस। प्रति उपकार, प्रत्युपकार, प्रति अवदत प्रत्यवदत, प्रत्युपकार माने उपकार के बदले में किया गया उपकार। प्रत्यवदत का मतलब किसी ने कुछ कहा है उसके बदले में बोला गया जो जवाब होगा, उत्तर होगा, उसको कहते हैं प्रत्यवदत। पुत्री मातरम प्रत्यवदत, पुत्री ने माता को उत्तर दिया। परि, परि उपसर्ग, परि माने चारों तरफ, साथ में, इस अर्थ में भी होता है। परित्यजामि या परिवर्तनम, अहम दुष्टम परित्यजामि, मैं दुष्ट का त्याग करता हूं। उपगच्छति उपहरति, उप माने समीप, कभी कभी उप का अर्थ नीचे भी होता है। गच्छति माने जाता है, उपगच्छति माने समीप जाता है। शिष्य अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति, शिष्य अध्ययन के लिए गुरुम उपगच्छति माने गुरु के समीप जाता है। अपि, अपि का अर्थ होता है भी, तथापि। देखिए ये प्रति, अपि इत्यादि ये जो उपसर्ग हैं ये अव्यय के रूप में स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त होते हैं। द्वारपालः द्वारम अपि दधाति,
द्वारपाल दरवाजे को बंद करता है। पिदधाति ऐसा प्रयोग भी मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पर उससे पूर्व अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, बताई गई बातें आपको समझ में आई हैं, तो इसे लाइक करिए, इसे अपने छात्रों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट अवश्य कीजिए। चलिए अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात को समझिए कि किसी भी धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है, पर यहाँ एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि उपसर्ग सीधे धातु में नहीं जुड़ता। धातु जो मूल है, पहले हम उसको तिंग प्रत्यय लगाकर उसका धातु रूप बना लेते हैं, उसके बाद उपसर्ग जोड़ता है। देखिए, गम का मतलब होता है जाना, और उसमें हमने आ उपसर्ग जोड़ा तो आगम का मतलब हुआ आना, और हमारा शब्द बना गच्छति। फिर हमने उसमें आ जोड़ा तो बना आगच्छति, और आगच्छति का अर्थ है आता है। इसी तरह गम उप, उपगम माने पास जाना, उपगच्छति माने पहले गच्छति शब्द रूप हमने बना लिया, फिर उसमें हमने उप उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बना उपगच्छति, और उपगच्छति का अर्थ हुआ पास जाता है। अनु माने पीछे, गम माने जाता है, अनुगम माने पीछे जाना, अनुगच्छति माने पीछे जाता है। और अवगम माने समझना, और फिर गच्छति में हमने जब अव जोड़ा तो रूप बना अवगच्छति, जिसका अर्थ होगा समझता है। आगे लिखा है कि यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात, मैंने जो बात बताई कि पहले हम पद निर्माण कर लेंगे तिंग प्रत्यय लगाकर, पठति पठतः पठन्ति या गच्छति गच्छतः गच्छन्ति इत्यादि, और उसके बाद निर्मित पद में उपसर्ग को उस पद में हम पूर्व में जोड़ेंगे, और जोड़ते समय संधि के नियमों के अनुसार जोड़ना है। माने यदि किसी संधि का प्रसंग वहां पर उत्पन्न हो रहा है तो हमें वहां पर संधि करना अनिवार्य है। देखिए, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं। और संधि का प्रसंग मुख्य रूप से कहाँ उपस्थित होता है? लंग लकार के प्रसंग में, क्योंकि वहां पर एक धातु के पूर्व में अ का आगम होता है, स्वर का आगम होता है, इसलिए संधि के प्रसंग उपस्थित होते हैं। जैसे अवदत्त, ये हमने रूप बनाया भूतकाल में, और उसके पूर्व हमें यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगाना है। उसने उत्तर दिया तो हमने प्रति उपसर्ग जब लगाया तो यहाँ ई के बाद अ आ रहा है, तो यण संधि का प्रसंग उपस्थित हो रहा है, तो हम प्रति अवदत्त नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पर यण संधि करनी पड़ेगी और हमारा शब्द बनेगा प्रत्यवदत्त। इसी तरह देखिए, अप अहरत, अहरत हमने भूतकाल का लंग लकार का पद बनाया अहरत, और अब हमें उसमें अप उपसर्ग जोड़ना है, तो अप अहरत, यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रसंग आ रहा है, अ के बाद अ आ रहा है, तो हमको यहाँ दीर्घ संधि का नियम लगाना पड़ेगा अपाहरत। तो अगर आप संधि पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं संधि की प्लेलिस्ट लगा रही हूँ, यहाँ भी लगा दूंगी और एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगी। आप यण संधि को और दीर्घ संधि को आप जानिए, इसके अलावा दूसरी संधियों को भी आप विस्तार से उस प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर धातु रूप में कैसे उपसर्ग लगाकर पद का निर्माण करेंगे वो बता रहे हैं। जैसे आपको गम धातु में अनु उपसर्ग लगाना है, तो लट लकार में पहले आपने गच्छति रूप बना लिया, फिर उसमें उपसर्ग धन धातु रूप को जोड़ा तो हमारा पद बना अनुगच्छति। भविष्य काल में लृट लकार में बना गमिष्यति, फिर हमने उसमें अनु जोड़ा तो पद बना अनुगमिष्यति, माने पीछे पीछे जाएगा। लंग लकार में रूप बना अगच्छत,
अब हमने इसमें जब अनु जोड़ा तो अनु अगच्छत ऐसा दोनों शब्द पास में आए तो बना, पर यहाँ पर संधि का प्रसंग उत्पन्न हो रहा है, यण संधि का, तो हमें संधि करनी पड़ेगी और यहाँ हमारा पद बनेगा अन्वगच्छत। तो यण संधि का वीडियो में यहाँ आई बटन पर ऊपर एक पट्टी है, वहां क्लिक करेंगे तो आपको यण संधि मिल जाएगी। लोट लकार में हम पहले धातु रूप बनाएंगे गच्छतु और फिर जो उपसर्ग लगाना है वो लगाएंगे। यहाँ अनु लगा रहे हैं हम, तो अनुगच्छतु, और विधिलिंग लकार में गच्छेत, तो अनु लगाने के बाद हमारा पद बनेगा अनुगच्छेत। इस प्रकार हमने जाना कि शब्द निर्माण में उपसर्गों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा है कि आपको यह अवधारणा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, इसे लाइक भी किया होगा, अपने मित्रों के साथ शेयर भी किया होगा और एक अच्छा सा कमेंट अवश्य दिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।